बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे खालिस्तान की, जो कि आजकल इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये बात यहाँ से शुरू होती है कि जब अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर ने पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में एक वहाँ पर पुलिस स्टेशन है अजनाला, उस पर जब हमला किया तो उसके बाद पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की दौड़ शुरू कर दी। अमृतपाल सिंह के अब तक 150 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं और अमृतपाल सिंह और उसके जो बाकी साथी हैं वो इस वक्त हाइड में जा चुके हैं। तो उसके बाद अमृतपाल सिंह को अब आप मुख्तलिफ वीडियो में देखते होंगे कि कभी वो मारुति से सुजुकी और कभी कोई गाड़ी बदल रहा है, कभी कोई गाड़ी बदल रहा है, और कभी वो मोटरसाइकिल पे होता है और कभी उसको देखा जाता है कि वो कपड़े बदल रहा है। कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि अमृतपाल सिंह मुल्क छोड़कर बाहर चला गया है, लेकिन हद तो तब हो गई कि जब अमृतपाल सिंह ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना बयान देना शुरू हुआ कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। तो फिर पुलिस इस वजह से पंजाब की बहुत परेशान हुई और उन्होंने जो पकड़ने की दौड़ है उसको और ज़्यादा तेज़ कर दिया। तो जिसकी वजह से अभी तक अमृतपाल सिंह पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको पकड़ा जा सके। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमृतपाल सिंह, जिसकी वजह से ये सारा मुद्दा खड़ा हुआ, ये है कौन। ये शख्स, इसका पूरा नाम अमृतपाल सिंह संधू है। ये शख्स इंडिया के पंजाब में रहता है और ये दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम करता था, यानी एक ड्राइवर था। ये वहाँ से वापस आता है और ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में बनाता है। उसका नाम रखता है पंजाब के वारिस, यानी पंजाब के जो वारिस हैं वो हम लोग हैं। ये इस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। तो उसके बाद इसके उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे कुछ मकसद थे। उसके पीछे मकसद पहला ये था कि फार्म लॉ है जो, दूसरे नंबर पर वाटर क्राइसिस, और तीसरे नंबर पर सिखों को ये फोर्स किया जाता है कि वो अपने बाल कटवा दें। तीसरे नंबर पर वो इस वजह से था कि जो यूपी और बिहार से माइग्रेशन लोग करके पंजाब में आ रहे थे वो इसके खिलाफ था। और चौथे नंबर पर जो ड्रग पंजाब में बहुत ज़्यादा फैल रही है वो उसके भी खिलाफ काम कर रहा था। और पाँचवें नंबर पर वो इस वजह से था कि पंजाब में जो लोगों को उसकी लैंग्वेज है उससे अंडरमाइन किया जा रहा था, लोगों को हटाया जा रहा था, उन्हें दूसरी ज़बानें बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो वो इन चीज़ों पर काम कर रहा था। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर पंजाब के बारे में कोई भी सिख अगर सोचता है तो इंडियन गवर्नमेंट को उसकी बहुत तकलीफ़ होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये मंसूबाबंदी की और इसको मीडिया पर दिखाना शुरू किया और इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये इंडिया के बारे में और खालिस्तान के हक़ में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा है। कोई भी शख्स अगर उसके इलाके में कुछ गलत काम हो रहे होंगे तो वो कोशिश करेगा कि उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब मैं इंडिया से जो मेरे हिंदू भाई हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये बातें नहीं करते कि जो बर्मा से और बांग्लादेश से मुसलमान माइग्रेंट करके आपके मुल्क में आए हैं, आप ये लोग नहीं कहते कि उनको वापस भेज दिया जाए? आप ये लोग बात नहीं करते कि ड्रग एडिक्शन हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए? इसी तरह वो पंजाब के बारे में बात करते हैं, पंजाब के हक़ के बारे में बात करते हैं। अगर वो पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो पूरे इंडिया में जो फसल होती है वो पंजाब में होती है, तो अगर वो पानी के बारे में अगर कोई बात करते भी हैं तो इसमें क्या बुराई है। अब आ जाते हैं कि अमृतपाल सिंह ने मज़हब का यूज़ किया है या नहीं। इस पे मैं अमृतपाल सिंह से मुत्फिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने सरासर मज़हब का यूज़ किया है। मज़हब एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो जब भी दूसरा कोई आपके मज़हब को उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा तो जो उस मज़हब के फॉलो करने वाले होंगे उनके जज्बात खुद ब खुद भड़क जाएंगे और अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। तो जब अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर को ये बात मालूम थी कि हम जो करने जा रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हुआ यूँ कि अमृतपाल सिंह का एक एसोसिएट है लवप्रीत, उसको पुलिस ने एक मामले में गिरफ़्तार किया। तो अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर ने
उसको छुड़ाने की कोशिश की, ये कहकर कि इसको गलत गिरफ्तार किया गया है। और जब ये लोग उसको छुड़वाने के लिए आते हैं तो जो काफ़िला चल रहा होता है साथ साथ, उसके साथ वो गुरु ग्रंथ साहब को भी लेकर चल रहे होते हैं। मसला ये है कि अगर आगे से पुलिस इन पर हमला करती तो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती होनी थी, और जो उस धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनके जज्बात मजरूह होने थे और उन्होंने फिर आगे से रिटेलिएट करना था। तो ये बहुत अच्छी बात है पंजाब पुलिस की कि उन्होंने आगे से हमला नहीं किया। या यही हुआ था 1984 में, जब इंडिया ने ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू किया था। तो भिंडरावाला जो है वो एक टेंपल में था, तो फौज को मजबूरन उसको टेंपल से बाहर निकालना पड़ा था, तो जिसकी वजह से टेंपल की बेअदबी भी हुई थी। और उसके बाद सिखों ने फिर हिंदुओं पर हमले किए थे, क्योंकि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी वो सोनिया गांधी एक हिंदू थी। तो जिसकी वजह से उसके बाद फिर जब हिंदुओं पर हमले हुए तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सिखों को मरवाया था। 1984 में सिखों के साथ बहुत ज़्यादती की गई और बहुत कत्लेआम किया गया। मसला ये है कि क्या अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके मसला हल हो सकता है? इसका जवाब है कि नहीं। आज अगर एक अमृतपाल सिंह को आप गिरफ्तार करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा अमृतपाल सिंह खड़ा हो जाएगा। आप जाकर देख लें कि जो मीडिया ने उससे इंटरव्यू लिए हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, नीचे आप कमेंट्स पढ़ के देख लें कि लोग उसको अपना लीडर मान रहे हैं, लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये कोई भी मसले का हल नहीं है कि किसी को गिरफ्तार किया जाए या किसी पर खालिस्तानी का लेबल लगाकर उसे मुल्क गद्दार करार दे दिया जाए। इसको बातचीत से हल करना होगा। ये देखना होगा कि आया कि उन लोगों को उनके राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारे मुल्कों में यही मसला है कि हम गरीब मुल्क हैं। जब कुछ लोगों को हम उनके राइट्स नहीं दे पाते तो हम उनको फोर्स के ज़रिए से उनके साथ हैंडल करते हैं। ये बात सरासर गलत है। आप यूरोप में चले जाएं, आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ लोगों को फोर्स करके वहाँ पर रखा गया हो और उनको उनके राइट्स ना दिए गए हों। तो ये सिर्फ एशिया वाली साइड पर ही ऐसा होता है। अब यहाँ पर अमृतपाल सिंह के गिर्द घेरा तंग किया गया तो ओवरसीज़ में जो सिख बैठे हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर जो इंडियन एम्बेसी थी उसके सामने एहतजाज किया। 1 से 2 जगह पर तो ऐसा भी उन्होंने किया कि जो इंडियन झंडे थे उनको उतार कर नीचे फेंक दिया और अपने जो खालिस्तान के झंडे थे उनको लगा दिया। तो ये बात सोचना होगी कि अमृतपाल सिंह के पीछे अगर इतने सारे लोग चल रहे हैं तो वो किसी बात से चल रहे हैं। इस मसले को बातचीत से हल करना चाहिए, ना कि बाई फोर्स हल करना चाहिए। अब आ जाते हैं मेजर गौरव आर्या और इंडिया में जो मुख्तलिफ यूट्यूबर हैं वो इस मसले को किस तरह देख रहे हैं। मेजर गौरव आर्या तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी ओवरसीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिए जाएं। वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इनके घरों पर बुलडोज़र चला दिए जाएं और इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। जो भी खालिस्तान के बारे में आवाज़ उठाएगा तो इनके घरों पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें तबाह कर दिया जाए। तो मैं ये बात करता हूँ कि आप देख लें कि ये लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत सारी तहरीकें हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी मांगती हैं। अगर कुछ तहरीकें होंगी बलूचिस्तान में, अगर वो आज़ादी मांगती भी होंगी, आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके देख लें कि किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कभी भी उनके बारे में, अपने बलूच भाइयों के बारे में कभी भी बुरा भला कहा है। लेकिन अगर पंजाब के लोग जो कि बहुत तरक्की याफ्ता और सुलझे हुए लोग हैं, अगर वो एक मुल्क को बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की बातें की जा रही हैं और लॉरेंस बिश्नोई की मिसालें दी जा रही हैं कि खालिस्तानी उससे बड़ा डरते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानियों पर छोड़ दिया जाए तो इसे फ़ौरन सीधा कर देंगे। एक गैंगस्टर की धमकी दी जा रही है। आप अंदाज़ा करके देख लें कि जो जेल में बैठकर लोगों को बाहर मरवा रहा है। सिद्धू मूसेवाला केस में भी यही हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बैठकर उसको मरवा दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो पंजाब के राइट्स की बात करता था। अब ये मरवाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने है, लेकिन इसका जो सारा मलबा है वो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सर पर ले लिया है। आप देख लें कि लॉरेंस बिश्नोई को हुकूमत और इनके जो दूसरे हैंडलर्स हैं
वो किस तरह उसको सेव कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। उसको कभी भी जेल के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया, सारा उसके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं जेल से बैठकर, उसे एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए सिख कितने अहम हैं। तकरीबन 10 से 12 करोड़ सिख हैं जो इंडिया में रहते हैं। ये लोग इंडिया की इकॉनमी में बहुत सा अहम किरदार अदा करते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ में भी बैठे हैं और जो मुल्क के अंदर हैं वो बड़े बड़े इदारों पर बैठे हैं। आप देख लें कि तकरीबन फ़ौज में जो बड़े अफसर हैं वो इंडियन सिख ही हैं, और बैंकों में और हर जगह पर वो बैठकर अपना काम कर रहे हैं। तो इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि वो कोई गई गुजरी कौम तो है नहीं, वो एक तरक्की याफ्ता और सुलझी हुई कौम है। तो उसको इस तरह दबाया नहीं जा सकता। वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे जिस तरह अब कर रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, अगर ये रेफरेंडम बढ़ते गए तो मुल्क फिर टूट भी जाते हैं। लेकिन इंडिया को अब पैसे का नशा है, तो वो पैसा उनके पास आजकल है, तो वो बाकी मुल्कों को भी बड़ा अपना पैसे का ताना देते हैं। तो फिर वो इनसे, इंडियन सिखों से भी वैसे ही ट्रीट करते हैं कि आप खालिस्तानी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, हम आपको ऐसे ही दबाते रहेंगे। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है वो एक सिख के दौर में हुई है, मनमोहन सिंह साहब। ये इंडिया के लिए ऐसा दौर था कि जब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इंडस्ट्री का, इंडियन इंडस्ट्री का दौर था, इंडियन में फसलें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है वो मनमोहन सिंह के दौर में हुई है। और आप देख लें कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है ये 10 साल से बैठी हुई है इंडिया में। इन्होंने सवाए दंगे करवाने और मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को आपस में लड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। सारे जो पुराने प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं, जो इंडिया की तरक्की 90s से 2000 से शुरू हुई है, ये इसको उसको ही चला रहे हैं। आगे इन्होंने कुछ भी नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए। तो इन्होंने सवाए लड़ाई करवाने के और कुछ भी नहीं किया। आप देख लें कि पिछला इलेक्शन जीतने के लिए जो इंडिया के कश्मीर के उस वक्त गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने खुलासा किया है कि ये मोदी गवर्नमेंट ने खुद हमला करवाया था। हमने जब इन्हें कहा कि आप पाकिस्तान पर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं बगैर तहकीक किए, तो इन्होंने हमें चुप करवा दिया था कि आप इस मामले पर चुप रहें, हम इसको खुद ही हैंडल करेंगे। तो आप देख लें कि ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए एक एटमी जंग करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो इनकी क्या आप जहनीत को देखते हैं। अब हम बात करेंगे खालिस्तान के असल मुद्दे पर। खालिस्तान क्या बन सकता है या नहीं, इसमें मेरा पर्सनली ये राय है कि खालिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप देख लें कि जितने भी इंडियन यूट्यूबर हैं या कोई भी यूट्यूबर है, उन्होंने इस पर व्लॉग किए हैं। आप नीचे उसके कमेंट्स पढ़ लें कि जो कनाडा में, यूके में, अमेरिका में जो भी सिख भाई बैठे हैं, उनके नीचे यही कमेंट्स हैं कि हम सिख हैं, हम अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं और इंडिया में ही रहना चाहते हैं। तो कुछ हैं खालिस्तान के जो सपोर्टर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अभी भी इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये होना नामुमकिन है कि अगर 10 से 12 करोड़ में से कोई 7 से 8 करोड़ भी खड़े हो जाते हैं तो फिर ये मुमकिन है कि खालिस्तान बनाया जा सके। लेकिन जब तक सारे खड़े नहीं होंगे, तहरीक को कामयाब नहीं करवाएंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। आप देखते हैं कि कुछ सालों बाद कुछ सिख जो हैं वो उठकर खालिस्तान की तहरीक शुरू कर देते हैं। वो कामयाब इसलिए नहीं होती कि उसमें सारे सिखों की राय नहीं होती, वो सारे सिख नहीं खड़े होते उसके पीछे, उसको बैक नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर जो खालिस्तान को सपोर्ट है वो ओवरसीज़ में है, यहाँ बहुत थोड़े सिख हैं। वो ज़्यादातर सिख जो हैं वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। अब ये उनकी पर्सनली राय है, अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।